हाँ ठीक है। यार वो एक श्रेयस है, उससे तो वो कंटिन्यूअसली ट्राई ही कर रही है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम कॉपी देखते हैं, ठीक है ना। हम्म। पहले किन की कॉपी देखें? हॉब्स श्रेया, हॉब्स गुरप्रीत कहाँ पे है? सर इशू रिजॉल्व हो गया, अब सही चलिए चल रहा है। ठीक है। हाँ चलिए, हॉब्स का गुरप्रीत वाला पहले देखते हैं, ठीक है। ये कॉपी सभी को दिख रही है ना? हाँ जी सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो ये देखिए, ये और एग्जैक्टली सेम इंट्रोडक्शन किनका है? तो श्रेया का भी है, कि हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर वगैरह वगैरह। ही प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवरेनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट वगैरह। ये जो आपका इंट्रो है ना, ये बहुत ही जेनरिक है, और हमें ऐसा इंट्रोडक्शन सिर्फ तभी देना है जब हमें कोई और इंट्रोडक्शन नहीं दिख रहा है। और आपका जो थर्ड वाला ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो ना, द गिवन स्टेटमेंट इज फ्रॉम द स्टेट थियरी, डायरेक्टली हाँ आप जी। यहां से स्टार्ट कीजिए। कोई भी वैसा स्टेटमेंट है ना, तो वो हाँ किस जी सर। स्कॉलर ने दिया है और किस स्कूल ऑफ थॉट का, या फिर उसके किस थियरी से, हम डायरेक्टली यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। ठीक है ना। चाहे वो आप मैकियावेली की बात कर लो, चाहे आप जिसकी भी बात कर लो ना, तो इन्होंने इसमें दिया है, अगर बुक का नाम पता है तो इस बुक में दिया है, एंड इट रेफर्स टू दिस थियरी। जी जैसे सर। आपने यहाँ पे लिख रखा है ना, थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी या स्टेट सोवरेनिटी थ्योरी, जो भी आपने लिख रखा है, ठीक है। हाँ जी। अब आगे ये देखिए, ये जो ठीक है ना, आपने चला सही है, लेकिन जो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है ना, मैंने सेल्फिश बाय नेचर इज completely एंड बाय द थ्योरी। complete अंडरस्टैंड। is completely understand and by his theory of individual। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आ रहा है गुरप्रीत, ओके आपको सर। दिख रहा है? बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हर नहीं किसी के साथ सर, कुछ न कुछ दिक्कत पड़ते रहते हैं, मैं लेकिन पहले सर सबको बता जो दे ये रहा हूँ। लाइन है, जैसे हाँ मैंने लिखा है मैली सेल्फिश बाय नेचर, मैं ये बताना चाह रही थी कि इस लाइन से जो ये इस पॉइंट है, इसने इसको अपनी थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म में इसको प्रूव कर कर दिखाया है। इज कम्प्लीटली, क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड लिखा हुआ है सर। ना, इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आपको खुद पता है वो सही ग्रामर नहीं अंग्रेजी का। तो ओके। आपको सीधा ऐसे लिखना है कि एज पर हॉब्स मैन इज सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग बाय नेचर, गवर्नड यस। बाय टू सोवरन मास्टर्स। आपको पता है ना, लव एंड एवर्जन। हाँ जी सर। He lacks the capacity to understand, he lacks the capacity to reason or understand the needs of others। ओके इसके सर। कारण क्या होता है? दिस लीड्स टू अ स्टेट ऑफ नेचर वेयर इट इज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सिचुएशन ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड, सॉरी, लिमिटेड गुड्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, और या फिर अनलिमिटेड डिजायर्स। हाँ जी सर। तो ये इस तरह से हमने अब एक्सप्लेन कर दिया कि हॉब्स को ऐसा क्यों लगता है, हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या है, और हमें तीनों चीजों को लिंक करना है। हॉब्स यस। का स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स का ह्यूमन नेचर, और उससे रिलेटेड हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर, या फिर हॉब्स हाँ जी। का स्टेट ऑफ नेचर और उससे हॉब्स का जो ह्यूमन नेचर, उसका रीजन कैसे है। तब आप बताओगे ना कि इसके कारण ये जो सिचुएशन है, और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि कोवेनेंट विदाउट सोर्स आर नथिंग बट वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है? तो आप इंट्रोडक्शन में इसको ये भी लिखोगे ना कि ही इज क्रिटिकल ऑफ नेचुरल लॉ। सर वो मैंने नेक्स्ट पैरा में लिख दिया। वही ना, आप इंट्रोडक्शन में आप भी सीधे का सीधा की, जो मैंने बताया था ना कि उसका किस थियोरी से है, तो थियोरी ऑफ हाँ। स्टेट सोवरेनिटी, एंड ही इज हम्म। क्रिटिकल ऑफ नेचुरल लॉ। हाँ जी हाँ सर। वही तो बोंदा के जो सर नेचुरल लॉ था ना, थी के सोवरेनिटी का, उसी को ये किया है, संशोधन किया है ये हाँ हॉब्स। हाँ हाँ। हाँ तो वो बोलता था, बोंदा बोलता था कि सर की प्राकृतिक नियम के अधीन है राजा। आई देखिए बोल रहा है कि किसी की है। देखिए देखिए, वो राजा वाला ना, वो किंग का क्या है, किंग की अथॉरिटी का बेसिस वो एक दूसरी चीज है, उसमें अभी नहीं घुसते, ठीक है ना, क्योंकि उतना सर वो तो लंबा। एंशियंट टाइम का डिवाइन थियरी हो जाएगा ना। जीन बोला के केस में ना,
लेकिन उसने उस तरह का जो डिवाइन थियरी थी ना, थियरी ऑफ डिवाइन राइट्स, उसने किंग को अल्टीमेट अथॉरिटी दे रखी थी, जो आपका हीगल वगैरह वाले जिसके प्रोपोनेंट थे। हम्म हम्म लेकिन बोधा ने स्टेट को वैल्यू नहीं दी हाँ थी हाँ, बोधा ने और उतना नहीं रिलीजियस व्यू दिया से था। गॉड को सुप्रीम बनाया था। तो वही है, लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसने बता दिया कि ठीक है, हमने हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर को ह्यूमन नेचर के साथ लिंक कर दिया। अब यस हम सर। इसके नीचे पे आएंगे कि उसने क्यों कहा है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो, उसने ऐसा क्यों कहा है कि कोवेनेंट विदाउट सोर्स आर नथिंग बट वर्ड्स। तो अब हम उसके नीचे आएंगे कि जो स्टेट ऑफ नेचर में कह रहा है कि जो नेचुरल लॉ है, सबसे पहले नेचुरल लॉ में क्या है कि किसी के पास पावर टू इम्पोज दैट लॉ नहीं है। हमने कोई ऑथोरिटी। अथॉरिटी तो बनाई ही नहीं ना जो उस लॉ को इम्पोज कर सके। ओके और सर। इंसान के पास ऐसा कैपेसिटी नहीं है कि वो दूसरे की जरूरतों को समझ सके। तो इसके कारण जो स्टेट ऑफ नेचर में है वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो गया है, एंड देयर इज नो सेफ्टी फॉर लाइफ और इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई हॉब्स इज क्रिटिकल ऑफ इट। और अब ओके सर। उसके नीचे हम जाएंगे कि अब फिर हॉब्स क्या रेकमेंड कर रहा है। तो हॉब्स इज अ सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लॉ। यस सर। ठीक है ना। हाँ जी सर। तो वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि हॉब्स पॉजिटिव लॉ का एक सपोर्टर है, क्यों वो कहता है, क्योंकि स्टेट इज दैट अथॉरिटी, और उसने स्टेट को सारे पावर दे दिए हैं एक्सेप्ट फॉर, और उसने ह्यूमन के सारे पावर उसने स्टेट को दिए। उसके बाद उसका जो स्टेट का कंस्ट्रक्ट है ना, क्या इसे कहते हैं, ये, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, अरे कुछ ऐसा नहीं प्रिजर्वेशन दिया के था लिए, सर। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। हाँ जी सर। यहाँ पे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को लाएंगे। ओके। ठीक है। और यस यहाँ सर। पे हम उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि असल मतलब यहाँ पे वही है। ओके सर। आपको यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि श्रेया ने ये काम किया है कि उन्होंने समझाने की ये किया है कि कोवेनेंट मीन्स सिंपल नेचुरल लॉ एंड सोर्स इज सम पावर टू एनफोर्स। वो करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उसे पता है, बिकॉज ही इज अ पर्सन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। ओके सर। तो उस वो इतना एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ हो जाएगा। अब उसके नीचे हम क्या करेंगे ना, उसके नीचे हम बोलेंगे कि इसी की तरह और पॉजिटिव लॉ के सपोर्टर कौन कौन है। स्कॉलर्स का नाम बताइए जो पॉजिटिव लॉ के सपोर्टर्स हैं। सर जॉन लॉक, अच्छा, जॉन, रूसो। यार सीरियसली आप जॉन रूसो। लॉक को बोल रहे हाँ, हो पॉजिटिव लॉ के सपोर्टर। रूसो। रूसो सर, रूसो। यूटिल उसका नाम बताओ। बेंथम का नाम लो, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। बेंथम। हम्म। हम्म। बेंथम हाँ का जी सर। नाम लो। आप ऑस्टिन का नाम ले सकते हो, जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी दी है। ठीक है सर। तो ये यहाँ पे आएगा कि इसे किस किस ने सपोर्ट किया, लेकिन अब उसके नीचे जाएंगे कि हाउ एवर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। कि हाँ जी सर। लॉक ने क्या देखा है, लॉक ने क्या कहा है। और फिर हम कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल में हम हिटलर का एग्जाम्पल या फासिस्ट स्टेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाउ दे वर थ्रेट नॉट ओनली टू देयर पीपल बट ऑल टू द वर्ल्ड पीस, एंड इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो इन इंटरनेशनल स्फेयर, since there is no authority to impose law, we see its violation on a regular basis, and currently in case of Ukraine crisis। ठीक है ना। हाँ जी सर। इस तरह से करके हमें स्ट्रक्चर करना है कि पहले वो जो कह रहा है उसका, वो क्यों कह रहा है, किस स्कूल से बिलोंग करता है, फिर वो उसकी बातों का हमें मतलब समझाना है, उसे उसकी थ्योरी को थोड़ा ओपन करना है, उसके बाद उसके सपोर्टर को लाना है, उसके नीचे उसके क्रिटिक को लाना है, तब जाकर हमें कंक्लूड कर देना है। बात खत्म। यस सर। सर तो
बेसिकली इंट्रोडक्शन डालना है जो कि उसके कमेंट से मैच करे, और फिर ह्यूमन नेचर को स्टेट के साथ कंबाइन करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिर पॉजिटिव लॉ, ऑनस्टीन और बेंथम, फिर क्रिटिसिज्म, फासिज्म, हिटलर, और फिर हाँ उसको प्रेजेंट टाइम का एक एग्जांपल देके भी कंक्लूड कर सकते हैं, और यूक्रेन का एग्जांपल देके आगे भी बढ़ सकते हैं अगर वर्ड्स कम हो तो। या फिर आप कंक्लूजन ऐसे भी ले सकते हो कि हॉब्सियन आइडिया ऑफ स्टेट was a reflection of his experience of his own times. However, a Lockean view is more हम्म suitable हम्म view of human nature as well as state of nature. इस तरह से करके हम किसी का पोजीशन ले सकते हैं कि हॉब्स ने जो कहा था वो उसके टाइम का था, लेकिन लॉक का जो आइडिया है ना वो ज्यादा बेहतर है। या फिर हॉब्स का जो आइडिया है वो जो है ना उसको that can be only understood in the terms of his own experience and the need of order over liberty। आप हॉब्स के केस में ये हमेशा श्रेया ने ये लिख भी रखा है, हॉब्स वाज नॉट अ थिंकर, हॉब्स वाज नॉट अ स्कॉलर ऑफ लिबर्टी और राइट्स, ही यस सर। वाज अ थिंकर ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर। हॉब्स गिव प्राइमेसी टू ऑर्डर बिकॉज उसका फोकस जो था ना वो सेल्फ प्रिजर्वेशन पे था। हाँ जी सर। ठीक है, आई सर होप। जो इस हाँ एक पूछिए। थ्योरी है रेजोल्यूटिव कंपोजिट थ्योरी, हम्म। वो सही नहीं रहेगी इसमें डालनी सर? आप वही तो है देखो, सब आप कुछ। बस एक वर्ड डालना भी है तो डिटेल में नहीं, मूवमेंट ऑफ मोशन एंड वगैरह वगैरह वो सब नहीं है उसने आपको, बस जब उसके ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हो ना तो एक वर्ड डाल देना, correct. ह्यूमन नेचर थ्रू ही रेजोल्यूटिव रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड, बस इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं उसके बारे में। मैकेनिकल मोशन ऑफ पार्टिकल इन द ब्रेन, देयर आर टू तो टाइप्स। ये तो मैंने लिखा नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इतना ये सब नहीं लिखना है। देखिए, अब आप देखिए मैंने जो आपको बताया, आपको कंटेंट वाइज वो डेंस लग रहा है या नहीं? हाँ जी। हम्म हमें कंटेंट वाइज डेंस बनाना है अपने आंसर को, सो दैट हम्म एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका ही ना मिले। अरे सब कुछ तो इसने लिख ही रखा है, अब इसका नंबर काटें कहाँ से? और देखिए गुरप्रीत, कितनी अच्छी चीज हो गई, आपके पैराग्राफ कितने छोटे छोटे हो रखे हैं। दिस इज वेरी गुड। हाँ जी सर। तो सर इसी ये मैंने ना क्या बोलते हैं 1 मिनट का टाइमर लगा के लिखा था, अभी इसके बाद तुमने चेंज करना है, फिर आदत पड़ी। चलिए, ऐसे नहीं, एक आइडिया खत्म हो तब नेक्स्ट आइडिया के लिए न्यू पैराग्राफ। हाँ जी चलिए जी, ठीक है, अब पड़ जाएगा। आप लोग ये सवाल को समझ गए। यस हाँ जी सर। सर। अब किस पर, अब चलें आईआर के ऊपर, यस सर। पक्का ना? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, अब चलते हैं आईआर के ऊपर। न्यू शेयर में क्या हमारे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ थे, मैंने कहीं सेपरेटली लिख रखा है क्या? हाँ, क्वेश्चन मेरा सेपरेटली यहाँ पे है, इसे शेयर करते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें दिख रही है ना? जी सर। दिख रहा हाँ है? जी सर। बात हाँ है जी मेरे सर। पास अभी राइटिंग टूल नहीं है तो इस कारण से मैंने ये टाइप करके लिख दिया। देखिए दिस, पहला सवाल क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल इन डेवलपिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द रीजन। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला सेकंड वाला पार्ट है ना वो हमें याद रखना है कि इट है, वी हैव टू मेनली फोकस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना? कितने नंबर का है सर ये? वैसे तो ये 38 बीपीएससी का सवाल है, लेकिन हम्म यूपीएससी में आप इसे 15 नंबर का मान सकते हो, लेकिन यूपीएससी में स्पेसिफिक ऐसा सवाल तो देगा सर नहीं। अगर 15 नंबर का मानेंगे इसको, तो इसका पहला पार्ट तो बहुत मतलब बहुत स्कूल वाला क्वेश्चन लग रहा है। एम्फेसाइज किस पे ज्यादा करेंगे सर? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, हम इसे अभी जीएस के लिहाज से देख रहे हैं, अच्छा। जीएस। ओके। और क्योंकि देखिए, अब जब भी मैं आपको आईआर के आंसर्स का बताऊंगा ना पीएसआईआर में, तो उसके पहले हम्म हमें थियरी को याद करना पड़ेगा एक बार, हम्म क्योंकि हमें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे है हम्म ना, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हम्म
हम्म। ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हमें लानी पड़ेंगी, इसलिए अभी ओके। पीएसआईआर वाले में नहीं जा रहा, क्योंकि वहां तक हम पहुंचेंगे। और ये हम्म। नीरज, आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए वहां पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके सारे के सारे थोड़ा जल्दी जल्दी आपका निपटेगा, तो आपके लिए हम पहुंच जाएंगे। अभी हम नॉर्मल जीएस के केस में डील कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वो तो सर है, ये पीजीएससी का क्वेश्चन है सर, सीडीपीओ का क्वेश्चन है सर। अच्छा, सीडीपीओ का क्वेश्चन है। हाँ लेकिन है तो जीएस का ही ना। हाँ हाँ। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, तो इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क के बारे में लिखना है। पता है इंडो आईपीईएफ क्या है? सर आईपीएफ सर इसमें सर 14 देश है थी हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक रीजन के, और हम्म, इसमें भारत भी है। एक सर एक ये क्या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो सर जो 4 पिलर्स पर ये है, कहने का मतलब टिका हुआ है जिससे। ये है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। हम्म 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना। हम्म ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आप लोग के लिए थोड़ी सी मेहनत की, ये मैं संडे को भी निपटा ही देता हूँ, ठीक है। तो इसमें सर ये देखिए, देश कैसे याद होंगे 14 प्रीलिम्स अरे के लिए? अब नहीं मैं, याद करना है। देखो देखो कितना सिंपल है, कितना प्रीलिम्स सिंपल है। के लिए। हाँ हाँ हाँ, प्रीलिम्स के लिए ही मैं बता रहा हूँ, कितना सिंपल है। आसियान का 10 देश तो याद रहेगा। वो तो याद है सर। उस 10 में से 3 को साइड कर दो। किसे साइड करना है? ये जो तीनों छोटे छोटे हैं, सी, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बार। हम्म। हम्म ठीक है, ये 3 निपट गए। अब बाकी बच गए 7, और इस नेशन में यूएस के जो जो पार्टनर्स हैं। क्वाड जो होगा सब क्वाड को जोड़ देंगे हाँ, इसमें, चारों क्वाड। देखिए, आपको पता है ब्रुनई, ब्रुनई आपको पता है, ब्रुनई आसियान का मेंबर है। हम्म इंडोनेशिया आसियान का मेंबर है। फिलीपाइंस हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, और वियतनाम हो गया। इतने हो गए। हाँ हम्म जी। अब इसमें देखो यूएस के पार्टनर रीजन में कौन कौन है। जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया जापान हुआ, होगा ही, ऑस्ट्रेलिया होगा ही, न्यूजीलैंड होगा साउथ ही, कोरिया। साउथ कोरिया होगा ही, हम्म हम्म। इंडिया तो होगा ही। इंडिया है ही। और एक एक्स्ट्रा बच गया, वो याद कर लेने का, वो है फिजी। बस, हाँ जी सर। एडिशनल बस एक फिजी है। बाकी 7 हैं, और उसके अलावा जो यूएस और यूएस के पार्टनर। हम्म। इसी तरीके से जैसे ईस्ट एशिया समिट में भी आप देखोगे, तो चीजें आपको इसी तरह से याद रहेंगी, क्योंकि चूंकि आप पीएसआईआर वाले हो, तो आपको ये चीजें याद रखने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको जियो पॉलिटिक्स का अंदाजा है, हम्म। ठीक है। सर साइड में छोटा सा, अगर चाहे, अगर टाइम मिले तो मैप भी बना सकते हैं। अगर उतना टाइम है तो बना दीजिए। ठीक सर है सर। बोलते हैं कि ऑप्शनल के या ये मैप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कंटेंट पर वो ध्यान देना जीएस की चाहिए। बात हो रही है ना। हम्म मैं जीएस की बात कर रही हूँ सर। हाँ वही ना, वो जीएस की बात हो रही है ना। ऑप्शनल में वैसे भी नक्शे का वो तो सबको पता है। तो अब देखिए उसके, तो देखिए यहाँ पे जब हम बात सिर्फ आईपीईएफ की कर रहे हैं ना, एक मिनट, क्या क्या हम्म शेयर है यार। तो आईपीईएफ की हम जो बात कर रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहले हम आईपीएफ को बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, और ये जो 4 है ना, सप्लाई हम्म चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, टैक्सेशन, और फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, ये यस 4 सर। का बहुत ज्यादा अच्छा खासा डिटेल हिंदू में दिया हुआ है। आप इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डालोगे ना, तो हिंदू का एक न्यूज पॉइंट आ जाएगा, उसमें सारे का सारा डिटेल में उस हिंदू के उस पेज में दिया हुआ है, ठीक है। और पहला वाला सवाल तो असल में बहुत आसान है, मैं सीधे का सीधा उधर ही चलता हूँ। कहाँ था, स्क्रीन पे ये है। कहाँ? वाला ही वाला सवाल है सर, ये वाला। हाँ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये वाला था क्या यार। यार मुझे थोड़ा समय लगेगा इन चीजों में, थोड़ा सा। मैं वापस, मुझे क्वेश्चन पे असल में जाना है ना। हाँ, ये वाला था, हाँ।
और हाउ इज इट बेनिफिशियल इन डेवलपिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द रीजन। अब बिना नीचे देखे हुए या बिना ये को देखे हुए, आपको नहीं देखना है, आप खुद बताइए कि हाउ इज इट बेनिफिशियल इन डेवलपिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द रीजन। बताइए, एक एक हम पॉइंट बताइए। हम तो लिख चुके हैं सर, तो हम 5-6 पॉइंट बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप रुकिए, और आपके स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत है, आईआर के स्ट्रक्चरिंग में आपके दिक्कत है। मैं गया ना, उसके बाद मैं खुद ही रुक गया। ठीक है ना। हम्म सर इसमें फर्स्ट बेनिफिशियल अच्छा हम देखो, इस चलो पॉइंट सबसे जैसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आईपीईएफ का ब्रॉड आइडिया, ठीक है ना। क्योंकि पीएसआईआर वालों के लिए, फॉर पीएसआईआर पीपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी क्या हुआ कि यूएस पहले ओबामा के टाइम पर टीपीपी इट वाज गोइंग टू साइन, आपको पता है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अभी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर आ गया, हाँ जी तो उसकी जगह सीपीटीपीपी आया है। ये एक फैक्चुअल सीपेक। इंफॉर्मेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड हम्म प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप लेड बाय जापान, यूएसए उसमें नहीं है। अब और आरसीईपी की बात करें तो ये चाइना लेड है। तो यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी थी, उसका मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक डायमेंशन तो हर किसी को दिख रहा था, लेकिन इकोनॉमिक डायमेंशन गायब था। और कांग्रेशनल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई, उसने यही कहा कि इकोनॉमिक डायमेंशन वीक है एंड चाइना इज द की इकोनॉमिक पावर इन द रीजन। चाहे वो आसियान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया, सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर इज चाइना। तो अल्टीमेटली यूएस नीडेड समथिंग हम्म कि आई हैव टू मेक माई इकोनॉमिक प्रेजेंस। और जब यूएसए का इकोनॉमिक प्रेजेंस आ जाएगा, तो उसके बाद इट्स वेरी मच नेचुरल कि जो भी उस चाइना। एरिया के रीजन्स हैं, उनकी सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंस नहीं रहेगी। नाउ दे कैन डाइवर्सिफाई देयर पार्टनरशिप बिकॉज यूएस इज अनदर इकोनॉमिक पावर विच इज इन द रीजन। और सर बाकी देशों को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, because we already know कि it is the economic factor that drives the geopolitics। ठीक है। यस सर तो इसके कारण आया आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है। यस तो हाउ इज इट बेनिफिशियल इन डेवलपिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। अगर हम इसके चार फैक्टर्स को ही लें, उसी से सबसे हो पहले जाएगा। छोटे छोटे जो नेशंस हैं उनके लिए फायदेमंद है। हम्म चाइना के यस अलावा उन्हें एक ऑप्शन मिल रहा है। यूएसए का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इंश्योर करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एंगेजमेंट है ना। हम्म उसके बाद हाँ क्या जी होगा कि हम इसमें क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, डीकार्बोनाइजेशन है। तो इससे क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, पेरिस क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने में वो हेल्प मिलेगा। फिर हम्म यहाँ के जो नेशंस हैं, इस रीजन के जो नेशंस हैं, उनका बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, जो कि फर्दर इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव्ड हो जाएगा। हाँ। तो ये हमने देख लिया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हमें चैलेंजेस भी लिखने होंगे, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफली हमें हम्म चैलेंजेस लिखने पड़ेंगे। और चैलेंजेस क्या क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। जितने भी आसियान नेशंस हैं उनको क्या डर है कि दिस विल लीड टू अ ग्रेट पावर राइवलरी एंड we may be in a position where we are forced to choose between USA and China। हम्म क्योंकि ये नेशंस कभी नहीं चाहते, इनका सिस्टम क्या है ना, हम सिक्योरिटी वाइज वी आर वीक बट वी विल कंटिन्यू टू टेक बेनिफिट फ्रॉम चाइनाज इकोनॉमिक माइट, चाइनीज मार्केट एज वेल एज यूएस मार्केट। यस सर सर अगर तो हाँ बोलिए। बाइपोलैरिटी ना क्रिएट हो पैसिफिक में, हाँ, इसके लिए आसियान को खुद स्ट्रांग होना चाहिए होना अपने तो में। चाहिए, लेकिन वो होंगे कैसे, सारे देश इतने छोटे छोटे हैं। यस हम्म, ये भी आपको कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी ना, उतने छोटे छोटे हम्म, सर देश इसी की कहाँ। वजह से चाइना की प्रेजेंस हो रही है इस एरिया में ज्यादा। एग्जैक्टली
क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं, और सभी की डिपेंडेंस चाइना पर बहुत ज्यादा है। यस सर। हम्म, तो और उसके आगे क्या है कि ये इसमें कोई एफटीए है ही नहीं है, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वो अलग दिक्कत है, क्योंकि यस। उसके बाद इट डज नॉट बिकम दैट मच बेनिफिशियल। नेगोशिएशन नहीं बन रही। तीसरा क्या हो गया कि यूएसए ने इसमें क्या दिक्कत क्या किया है ना, कि इसके लिए उन्हें कांग्रेस से परमिशन नहीं लेनी पड़ी है। तो कल के डेट में क्या आगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप टीपीपी से बाहर निकल गया, कल को रेजिम चेंज हुआ, इससे भी बाहर निकल गए। और अच्छा। इन द पास्ट यूएसए के दो अलग अलग इनिशिएटिव्स थे, एक था ब्लू डॉट नेटवर्क और दूसरा था हम्म। पोस्ट पैंडेमिक में ब्रिंग बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, BCW। हाँ, उसको सर ये हो गया, ये सफल नहीं हुआ है। हाँ, वो भी अनसक्सेसफुल रह गया। हम्म। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं, एंड मोर ओवर इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट एक्सेस मिलेगा या यूएस अपना टैरिफ रिड्यूस करेगा। नहीं। तो जो आप प्लस हाँ बोलिए। डब्ल्यूटीओ के भी सर, डब्ल्यूटीओ के भी चैलेंजेस हो सकता है कि एफटीएफ ना होने के चलते कैसे होने के मतलब कौन सा प्रोसेस होगा क्या कैसे टैरिफ छूट देंगे क्या नहीं, तो उससे भी चैलेंज हो सकता है डब्ल्यूटीओ में भी एफटीएफ ना हाँ, होने से। ये कोई हाँ एडिशनल एक और डालना है, एक और डाल दीजिए ये WTO वाला, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड किसी के केस में भी दिस कैन बी अ पॉइंट, वो दिस माइट गो अगेंस्ट द WTO प्रिंसिपल। हम्म। ठीक है, तो हमें इस तरह से इस आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, अब नीचे के जो दो सवाल है ना, वो दो सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बिल्कुल स्ट्रेट कट सवाल था। आप खुद ये सब क्वेश्चन देखिए, पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन। हम्म। State the consequences of tension between China and Taiwan and the events and possibility of American intervention in it. How is China's aggressive behavior a threat to world peace? Second part of the question बहुत आसान है, हम्म। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग इसके साथ कंफर्टेबल हैं, इस क्वेश्चन के साथ? यस सर। तो रहने दूं, लिख के सेंड करोगे? हाँ सर। यस। ठीक है। हाँ जी सर। हो, तो कौन कौन है बाकी? किरण, किरण इज देयर एंड राजीव इज देयर। यार आप लोग भी अपना अनम्यूट कर सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो रेस्ट्रिक्शन, इट इज ओपन। तो किरण एंड राजीव, व्हाट डू यू पीपल वांट? अभी डिस्कस हो या फिर यू पीपल विल राइट एंड सबमिट? Yes, sir. Yes, sir. यू विल I'll राइट do एंड that, sir. सबमिट। राजीव, Yes, sir. सबमिट करोगे या अभी I रहने दूं? can write. I'm outside, so that's why I cannot write. ठीक है, बिकॉज यू सी लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट, ठीक है ना? वो आपके पॉइंट्स में क्वेश्चन नहीं, बस चाइना और ताइवान के बारे में आई एम गिविंग यू स्मॉल ब्रीफ। ओके, पॉइंट इज कि 1971 में यूएसए स्टार्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम ताइवान टू चाइना। तो 1971 में आया ताइवान रिलेशंस एक्ट, एंड लुक एट द लैंग्वेज ऑफ दैट एक्ट। मैंने नहीं लिखा है क्या? या सर ये रहा। हाँ हाँ हाँ, ताइवान रिलेशंस एक्ट ये रहा। तो जस्ट लुक एट दिस लैंग्वेज, इसी कारण कि किस तरह से चीजों को हमें समझना है। इट mandates USA to preserve and promote extensive, close and friendly commercial, cultural and other relations between people of USA and people of Taiwan. There is absolutely no talk about ensuring security. और यूएसए का, कॉमर्शियल एंड कल्चरल। हाँ यूएसए का किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं है ताइवान के साथ, अनलाइक जापान एंड साउथ कोरिया। जापान एंड साउथ कोरिया के साथ यूएसए की ट्रीटी है, ताइवान के साथ कोई ट्रीटी नहीं है। ठीक है, और उसके नीचे क्या है कि द एक्ट ऑब्लाइजेज यूएसए टू मेक
कि आप वेपनरी अवेलेबल करवाओ. इट डज नॉट टॉक अबाउट दैट यूएसए विल गो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ताइवान in case of need. So you people will have to remember that there is no treaty and there is no commitment as such. ठीक है. Yes, sir. और उसके अलावा इशू क्या है, अगला दिक्कत क्या है ना चाइना और यूएसए के केस में, कि ऑन ताइवान यूएसए हैज गॉट दिस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, कि क्लियर कट वो नहीं बताता कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा टारगेट क्या है. अगली बात आती है वन चाइना पॉलिसी. वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना प्रिंसिपल. वन चाइना प्रिंसिपल चाइना का है, वन चाइना पॉलिसी एंड वन चाइना प्रिंसिपल इज एनी सच, sorry, one China policy is any such nation who wants to establish relationship with China, PRC. तो वहां पे क्या है ना कि यूएसए ने क्लियर कट एक्सेप्ट नहीं किया है वन चाइना पॉलिसी. यूएसए सेज दैट देयर इज वन चाइना, बट यूएसए डज नॉट से दैट ताइवान इज पार्ट ऑफ दैट चाइना. हाँ जी. तो दैट इज वाई आप लैंग्वेज भी देखो, इट इज ताइवान रिलेशंस एक्ट. इट मीन्स चाइना, यूएसए नाउ रिकॉग्नाइजेस ताइवान एज ताइवान. As individual. हाँ, जबकि पहले की तरह वो जो पीआरसी था ना, हाँ जी सर. पहले था वो वो आरओसी है और ये वाला पीआरसी है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो अगेन यूएसए के केस में भी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. और हाँ, अभी डिस्कनेक्ट होगा तो वापस से आप उसी लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 40 मिनट का पीरियड खत्म हो रहा है. ठीक है, Okay, sir. बिकॉज अब थोड़ी देर में ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो ठीक है, उसके बाद ही इसके बारे में हम बात करते हैं. सर लिबरलिज्म पे थोड़ा सा डाउट है, वो पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ. अब अगला वीडियो तभी 40 मिनट हो गया ना, तो ये डिस्कनेक्ट हो ओके. जाने दो. उसके बाद बात करते हैं. अभी वापस से अभी एंड में नहीं कर रहा सेशन, अभी वैसे भी इट्स जस्ट हाँ हाँ. 9:38. अरे सर हम लोग को तो पता ही है. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, किरण एंड राजीव, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है. Okay, sir.